नए वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, और जो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, आज अपने पिताजी के साथ मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा फ्रेंड्स, जो कि बाढ़ के किस्से से रिलेटेड है, जो कि आपने बहुत सारा सुना होगा उसके बारे में। बहुत कम डॉक्यूमेंट्रीज में मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। 1975 का बाढ़ काफी भयावह और काफी भयानक स्थिति हो गई थी उस टाइम पे, और कैसे लोग उस टाइम पे सर्वाइव कर रहे थे ये बस हमारे को यूट्यूब में कुछ वीडियोस पे ही देखने को मिलता है। लेकिन जब मैंने अपने पिताजी के सामने ये बातें रखी तो पापा ने कहा कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनके पास हैं, और मेरे पिताजी भी उस टाइम पे बाढ़ के टाइम में अराउंड 15 ईयर्स के थे, तो उन्होंने भी काफी चीजें देखी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हों जिनको इसके बारे में जानकारी कम हो, या हो सकता है कि जो अपने एक्सपीरियंसेस बयां करना चाहते हो, कुछ रिलेट करना चाहते हो। तो स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा नया वीडियो। जी डैडी। जी नमस्कार, मैं रत्नेश आरव का पिताजी। हाँ। इन्होंने क्वेश्चन किया 1975 का बाढ़ का कि 1975 में 26 अगस्त 1975 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक वो बाढ़ की भयानक स्थिति थी, और उस स्थिति में काफी कुछ परेशानियां और दर्द आज भी देकर गया है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा पूरा वीडियो है ना, इसको हम लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करेंगे। कुछ सवाल भी पूछेंगे पिताजी से कि क्या क्या उस टाइम पे कैसे कैसे था, क्या क्या कंडीशंस चल रही थी, कैसे लोग उन सबको क्योर कर रहे थे, कैसे उन चीजों से बाहर आ पा रहे थे। तो डैडी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि उस टाइम पे जब ये बाढ़ की स्थिति हो रही थी तो काफी भयावह स्थिति थी, काफी भयानक स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे लोग खाना पीना और जो और भी चीजें दैनिक कार्य जो भी होते हैं उन सबको कैसे लोग कर पा रहे थे? बहुत मुश्किल, न के बराबर। क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि 1975 में इमरजेंसी भी लागू था। अच्छा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू कर रखी थी, इंदिरा गांधी जी ने। और उस बीच में ईश्वर का इमरजेंसी बाढ़ आ गया। बाढ़ में जो पानी थी वो 4 से 5 फुट पानी है। हर इलाके में, पटना का कोई भी इलाका, चाहे बोर्डिंग रोड हो, पाटलिपुत्रा कॉलोनी हो, कंकड़बाग हो, दानापुर हो, कोई भी इलाका बाकी नहीं था। और उस स्थिति में आप खुद सोचिए कि खाने पीने का सामान कहाँ से आएगा। यातायात की सुविधा तो बंद हो गई थी, बिल्कुल ठप। अब यातायात की सुविधा जब बंद हो गई तो जो जिनके घर में अनाज था, जो राशन था, उसका लोग यूज किया। उसके बाद जो है फिर भूखे बैठने की नौबत आ गई। खास करके हम लोग जैसे आदमी तो 2 दिन तक भूखे रहे। जो कुछ बगल के पड़ोस में कुछ मिला, नसीब हुआ, लोग खा रहे हैं 10 आदमी, तो चलो उसी में कुछ हम लोग भी खा लिए, एक रोटी। बहुत ही दयनीय और बहुत लुभावना स्थिति थी। उस टाइम पे डैडी आपका उम्र क्या होगा अप्रोक्स? उस समय हम अप्रोक्स 8 से 10 साल के होंगे, और ज़्यादा ज्ञान तो नहीं था बाढ़ क्या होता है। लेकिन जो पानी हम लोगों ने देखा और बाढ़ की जो स्थिति हम लोगों ने देखी, वो आज तक, अब आगे क्या हो पता नहीं, लेकिन आज तक दोबारा उस तरह का भयानक स्थिति से पाला नहीं पड़ा है। तो डैडी, सरकार की तरफ से उस समय और भी चीजें मुहैया कराई जा रही थी, जैसे कोई कार्ड या कोई सुविधाएं या इस तरीके की कोई चीज जो कि मतलब उसको क्योर कर पाए? देखिए, सरकार उस समय हमारे डीएम थे BS दुबे, IS BS दुबे, जो काफ़ी सहयोगात्मक रवैया अपना रखे थे। काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता था। हेलीकॉप्टर से पूड़ी सब्जी, रोटी सब्जी, ब्रेड और भी फास्ट फूड टाइप का कुछ सामान गिराई जाती थी, जो हम लोग पानी में ही जा करके उसको लेते थे। कभी कभी पानी में गिर भी जाता था, क्योंकि हेलीकॉप्टर पानी में तो उतर नहीं सकता था। वो ऊपर से ही 20 फीट ऊपर से ही गिराना है, हम लोग को कैच करना है और पानी में ही कैच करना है, तो देते थे लोग। और अपनी गाड़ी जो थी, जो उनका सरकारी गाड़ी बोलते हैं क्या, वो तो चलने से रहा, लेकिन वो एक जगह रोक करके और वहाँ भी बांटते थे लोग सामान को, खाने पीने की सामग्री को, किरासन तेल हो या राशन हो, या कुछ कुछ ऐसी जगह पर रख करके जहाँ पानी का कम प्रवाह रहता हो और गाड़ी लगने की जगह रहती थी, वहाँ ऐसा करते थे लोग। तो डैडी, जैसे कि आज हमारे पास NDRF, BSF और भी बहुत सारे जो कि दल हैं, जो कि हमारा ऐसी आपदा में हमारा सहयोग करते हैं, हमें बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की कोई सुविधा उस टाइम पे आपको शायद लगा हो कि हाँ सुविधा, या कुछ? अब चूंकि जो घटनाएं से लोग सचेत होते हैं तो 10 तरह का उपाय सोचते हैं। उस समय सबसे बड़ा उपाय था सामाजिक उपाय। समाज के लोग ही एक जगह 50 आदमी खड़ा हो गए और 50 आदमी खड़ा होकर के और जो समस्या है उसका निदान करने के लिए आतुर रहते थे, कोशिश करते थे। सरकार जो दी तो दी, नहीं तो खुद से भी अपना लोग एक दूसरे में कम्युनिकेशन बना करके काम करते थे। रही बात करते थे, लेकिन मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ यहाँ पर कि
शाम के करीब 2:30 3 बजे के करीब में मोहल्ला में हम लोग जहाँ 10 नंबर रोड चौराहा पर हम रहते थे, गर्दनी बाग 10 नंबर रोड है चौराहा पर हम रहते थे। एक बाबुल जी थे, उनके घर में किराए के मकान में उस समय 2:30-3 बजे पब्लिक लोग पूरा इकट्ठा हुआ कि भाई पानी आने वाला है, पानी आने वाला है बाढ़ का। हम लोग काफी व्याकुल हो गए कि कहाँ आने वाला है, किधर किसके यहाँ आने वाला है, भाई पानी का क्या मतलब है। हम लोग बाढ़ की जानकारी हमें थी नहीं उतनी, लेकिन लोग जैसा बोले थे तो समझ में नहीं आया। तो बोले कि नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को एक बैग पूरा हल्ला होना शुरू हो गया। और उसके पहले क्या हुआ कि 3-4 बजे जो ये मैटर जो उठा था कि पानी आने वाला है, तो चलो हम लोग 15 नंबर गुमटी पर किस लिए जाना है भाई। तो वहां पर नाला जो है जो गंगा नदी से जुड़ती थी, शहर का पानी जो जाता था उसमें, उस चीज में बांध बनाने के लिए। तो हम लोग करीब 50-60 आदमी 70 आदमी के करीब में वहां गए। 15 नंबर गुमटी के जस्ट उस तरफ में सचिवालय के पहले बहुत बड़ा नाला शहर से गुजरता है, उधर जाता है, उसको बांधना था क्योंकि वो पानी ओवरफ्लो होकर इधर आ रहा था, उसी को बंद करना था। हम लोग वहां का मिट्टी का काट काट के बोरा में भरना, बालू बगल से उठा उठा के उसमें भरना, तो भर भर करके हम लोग उसमें करीब 6-7 बजे रात तक, हम लोग 8 बजे रात तक वहाँ काम किए। हम बच्चा थे फिर भी हम जितना भी हो सकता था हम उतना करते थे, और उसी में खूब हंसी ठिठोली भी हो रहा था, एंजॉय भी हो रहा था। लेकिन जब ये 12-1 बजे की बात है कि जब काफी शोरगुल होने लगा, तो 2 बजे के करीब में 19 नंबर रोड के पास मस्जिद है और मस्जिद के सामने में कब्रगाह है। वहां पर लोगों ने बोला कि उधर से पानी आ रहा है, कब्रगाह तक पानी आ गया। और जैसे ही हम लोग सोचे कि जाकर के देखें कि भाई पानी आया तो कैसा पानी है, क्या है, एक उत्सुकता, हम लोग जा भी नहीं पाए। हम लोग को तुरंत बैक होना पड़ा, घर से निकल के 10 नंबर रोड चौराहा पर ही गए, वहीं से बैक होकर आना पड़ा क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज था और वो चंद मिनटों में हम लोग के घर में पानी घुस गया। तो कंट्रीब्यूशन में ये नहीं था, सभी लोग करते थे, उसमें हम भी किए, हम भी सहयोग किए। और कुछ नहीं तो कम से कम अगल बगल वाले को तो जरूर सहयोग कीजिए, सामान उठा करके ले जाना ऊपर, जल्दी ले चलो ऊपर, पानी बहुत ज्यादा तेज आ रहा है। तो 2 फीट 3 फीट पानी की जगह पर 4-5 फीट पानी आ गया। अब नीचे का तालाब पूरा फुल हो गया। वहां पर एक पंच मंदिर भी था, वो भी पूरा डुबा डुबी हो गया। नहीं, इतना भयानक स्थिति। 16 नंबर 17 नंबर रोड, ये सब तो नॉर्मल सी बात मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े इलाके, ऊंचे ऊंचे इलाके डूब कर गए। इतना बारिश हुई, इतना पानी हुआ था उस समय, आया था बाढ़ का, कि बाढ़ में पानी आ जाता था, लोग परेशान हो जाते थे, एक तल्ला मकान डूब जाता है। हम लोग तो दूसरे तल्ले पर जाके रहते थे सर सामान के साथ, जो सामान गया सो गया, बाकी जो बर्बाद हुआ। नीचे का तो कोई, धरती का तो कोई सीमा ही नहीं था कि कहीं जाना है या कहीं रहना है। उस परिस्थिति में सरकार से क्या उम्मीद रखे आदमी। सरकार खुद डूबी हुई थी, सचिवालय से लेकर के जो भी हाउस है, बड़े बड़े नेता लोगों का, बड़े बड़े गस्टेड ऑफिसर लोगों का, सबका मकान डूबा हुआ था। वो बेचारा क्या निकलते और क्या सपोर्ट करते, जो हो रहा था सो निर्देश पर ही हो रहा था। तो डैडी काफी हद तक उस टाइम पे सिचुएशन काफी गड़बड़ थी और टेक्नोलॉजी भी नहीं था। तो लोग जैसे कि आप, जैसे पटना में और भी लोग रहते हैं, घर वाले रहते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो उस समय पे लोग कैसे रीच कर पा रहे थे अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस में अपने घर परिवार वालों को कैसे ये दे पा रहे थे? पानी में डुब डुब करके 2-2 फीट 3-3 फीट पानी में डुब डुब के जाते थे। अगर किसी को इमरजेंसी आ गया तो क्या करे, हॉस्पिटल तो जाना नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, सब पानी में डूबा हुआ है। तो जिनको जो किस्मत में है वो उसी तरह से हो रहा था, घर में ही जो उपचार हो रहा था, जो फास्ट एड बोलते हैं हम लोग, वो सब करते थे। और बाकी जो 2-3 दिन के बाद जो पानी कम हुई, 30 अगस्त के बाद पानी कम होना शुरू हुआ, तो फिर हॉस्पिटल की तरफ, सरकारी सहायता की तरफ आदमी आगे बढ़ा, लोग कोशिश किया लोग कि हमें कुछ मिले, हमें कुछ सपोर्ट मिले। तो डैडी आपको क्या लगता है कि रिलेटिव अगर उस टाइम से देखें, मतलब जब ये सारा चीज चल रहा था सन 1975 में, और उनसे लेके अभी तक में, क्या आपको लगता है कि बाढ़ का पॉसिबिलिटी कम हुआ है, या फिर इसके ऊपर बहुत हद तक सरकार ने काम किया है, बिहार सरकार ने किया है? काम सरकार ने किया है। देखिए, कोई भी चीज जब तक ठोकर लगता नहीं है तब तक उसका सुधार या उपाय नहीं होता है। देखता नहीं है लोग, देख करके चलने की आदत जो है तभी होती है जब ठोकर लगती है। तो वही चीज है, 75 की बाढ़ में जो घटनाएं हुई वो काफी कुछ सिखा गया लोगों को। और आज के डेट में सरकार ने भी बहुत कुछ कर रखा है, जैसे आपने कहा कि एनडीआरएफ की टीम है या और भी सहायता दल है, ये सब तो बना ही रखा है लोग। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तटबंध भी बनाया है लोग, बहुत बांध वगैरह भी बने हैं, काफी नए नए। पानी रोकने का जो समाधान होता है, जो बाढ़ आने का कारण बनता है, तो पानी रोकने का जो कारण है वो भी बना रखा है लोग। तटबंध बना रखा है लोग, पानी निकासी का भी कारण बना रखा है कि पानी निकले, अगर पानी आ जाए तो पानी किधर से निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था बहुत अच्छा आधुनिक टाइप में मशीन वगैरह लगा रखा है लोग। तो अभी मैंने जैसा पहले कहा कि उस समय के बाद ऐसा खतरनाक बाढ़ नहीं देखा, लेकिन हाँ, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, उस तरफ के जो जिला हैं, चूंकि बाढ़ कहाँ से आती है, अब बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ आती है नेपाल में जब बारिश होता है, और वहाँ चूंकि पत्थरों का उत्खनन हो गया, जंगल की कटाई हो गई, तो बारिश जो होती है नेपाल साइड में काफी ज्यादा मात्रा में होती है, और वो रुकने का वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वो
चूंकि बिहार ढलाव पर है, तो वो पानी ढल करके बिहार की तरफ आती है। और नेपाल की जो बागमती नदी, जिसमें पानी जो ऊपर में ज़्यादा लबालब भर जाता है, तो वो इस तरफ बिहार की ओर आता है। बिहार की ओर आता है तो गंगा, कोसी, महानंदा नदी, बूढ़ी गंडक, गंडक, ये सब जो है एक साथ जो बढ़ती हैं, वो गंगा सोन को ऊपर करती हुई आती हैं और बाढ़ का कारण भयावह बन जाती है। क्योंकि अब हमारे बिहार में इस चीज़ को रोकने का कोई ठोस कारण तो अभी तक दिखाई नहीं दिया कि उस पानी को कैसे रोका जाए। क्योंकि हम लोग ढलाई, जो बिहार ढलाई पर है, वो ढलाई को तो नहीं रोक सकते। अब जैसे बिहार, नेपाल यहाँ है, अब बिहार यहाँ है, तो ये पोजीशन को रोकना, ये पानी को जो आना है, तो इसको रोकने के लिए क्या सुविधाएं कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारा बांध वगैरह बनाई जा रही हैं, सरकार कोशिश कर रही है। हाँ, तो डैडी मेरा सवाल ये था आपसे कि जैसे धीरे धीरे जो भी गंगा है या फिर जो और भी नदियां हैं उसके ऊपर पुल बनाने का एक बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट चला है और काफी हद तक लोग इसको कर भी रहे हैं, काफी सरकारें कर भी रही हैं इसको अडॉप्ट। तो आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले समय में अगर कभी बाढ़ आता है या इस तरीके की आपदा अगर दोबारा आती है, तो ये जो, और खास करके बिहार में तो पुल बहुत गिरे हैं लास्ट 2 years में, 2-3 years में बहुत ज्यादा पुल गिरे हैं बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो शहरीकरण है, ये जो प्राइवेटाइजेशन या अर्बनाइजेशन है, ये हमारे लिए एक बोन है या ये हमारे लिए कर्ज है? क्योंकि अगर आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद अगर ये पुल टूटते हैं तो कई हद तक हमारा आवागमन भी बाधित होगा और इसके साथ साथ हमें बहुत सारी परेशानियां भी होंगी। आपका क्या राय है? देखिए, आगे बढ़ने के लिए और जो अभी होड़ चला हुआ है विश्व रूप में कि अमेरिका, जर्मनी, जापान, सभी लोग आगे बढ़ने की होड़ में है, चंद्रमा पर पहुंचना है, ऐसे बहुत सारी अभिलाषाएं जुटी रहती हैं। उस होड़ में हम भी शामिल हैं। तो डेफिनेटली है कि हम पुल बनाएंगे, यानी कि यातायात का साधन बनाएंगे, और पेड़ का कटाई करेंगे, अपार्टमेंट बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, सिंचाई करने के लिए साधन की व्यवस्था करनी है, तो पानी को रोकना है। तो ये सब तो सरकार की अपनी सोच है, अपना तजुर्बे के अनुसार लोग काम करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि प्राकृतिक से छेड़छाड़ कहीं से उचित नहीं है। आप अपनी सुविधाओं के लिए, अपने सुख के लिए जो आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, पहाड़ को काट देते हैं, पहाड़ पर डायनामाइट लगा करके उड़ा देते हैं और उसको कुछ और बनाना है उसको बना लिए, अपना पेड़ जंगल भरी भरी काट देते हैं, जो सब पानी को रोकता है। पेड़ जो है, जंगल जो है, बढ़ता क्यों पानी रुकता? अभी मैंने बताया कि नेपाल में जंगल की कटाई हो जाने की वजह से पानी का रुकाव कम हो गया और वो आगे की ओर बढ़ता चला गया। तो उसी तरह हर जगह के लिए है। बारिश होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ रहेगा तो बारिश होगी, नहीं रहेगा नहीं होगा। हाँ, ये भी हमारे इन्वायरमेंट साइकिल का एक पार्ट है। तो लेकिन हम अपना सुविधा के लिए, अपने शौक के लिए ये सबको खत्म कर रहे हैं। तो निश्चित है कि जब आप एक तरफ अच्छा करने के सोचेंगे तो दूसरा तरफ तो लॉस होगा ही। रही बात पुल गिरने की, तो गिरना और बनाना तो जीवन में लगा हुआ है। आदमी जिंदगी में जिंदा भी रहता है, मौत भी होनी है। तो ये सब तो एक रोटेशन प्रक्रिया आप समझिए। ठीक है, तो डैडी लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इन सब के बाद, ये जो शहरीकरण का मामला हम लोगों ने इस पे बात किया, और इन सब के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बाढ़ जो 1975 में आया और ये जो इमरजेंसी जो 1975 में आई थी, उस टाइम पे बहुत भयावह स्थिति हो गई थी, काफी कुछ लोगों को देखना पड़ा, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई अनुमान हो सकता है कि आने वाले समय में भी ऐसा कुछ होगा? क्योंकि नेचर तो यूनिवर्सल है, चांसेस तो है ही होने के, उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन क्या उसके लिए सरकार या हम लोग या और भी जो लोग हैं अवेयर हैं उसके लिए, या उसके लिए कुछ हम लोग अपने अंदर कुछ डेवलप कर रहे हैं डेली आदतें, जो जैसे कि जब तक समस्या नहीं आता है समाधान नहीं होता है। ये इंसान के खून में, सोच में, या जो कहिए शामिल होता है। कुछ लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं, सरकार भी प्रिपेयर रहती है और है भी। बहुत सारा जगह ऐसा भी आज के डेट में बाढ़ का पानी आया और सरकार ने काफ़ी मैंने उसको सहयोग किया, रोका। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा कि बाढ़ आता है उसकी जानकारी सरकार को रहती है और वो सरकार सबको सचेत भी करती है। ऐसा यंत्र भी बना रखा है हम लोगों ने, और जानकारी देती है कि भाई आज रात तक कितना दिक्कत हो सकता है, बारिश हो सकती है। मौसम विभाग भी बना रखा है लोगों ने, ऐसा नहीं है। और आ जाने के बाद बहुत सारे जो अभी बताया हमने कि NDRF टीम और सहायता समूह दल सब है। तो आगे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा ये तो बड़ा कहना मुश्किल है कि आगे मैं देख पाऊँगा, बता पाऊँगा, लेकिन कंट्रोल रहेगा। ये मुझे आशा है कि अभी जो हम लोग आगे चल रहे हैं, हमारे पास जितना आधुनिक यंत्र हो गया है तो कंट्रोल रहेगा।
डैडी इसी तरीके से ये 1975 की तरह ही 2019 में भी एक बार बाढ़ के मंजर बने थे। पूरा बाढ़ तो नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन पटना में भयावह स्थिति उस टाइम में भी हो गई थी जब पप्पू यादव का भी नाम काफी हद तक उछल के आया था कि उन्होंने काफी सपोर्ट किया कंकड़बाग में, और ये क्या नाम है, राजेंद्र नगर की साइड पूरा डूबा हुआ था ये एरिया। तो उस टाइम पे काफी नेता उभर के आए जिन्होंने काफी हद तक मोरली भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। तो इस तरीके के जो नेता बाहर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सभी आगे एक अच्छा पार्ट निभा रहे हैं, ये सभी हमारे एक अच्छा इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? देखिए आजकल चला गया है एक ट्रेंड, कोई भी आदमी तुरंत किसी को क्रिटिसाइज कर देना, किसी को ऊपर कर देना है, किसी को नीचे कर देना है। पहले उसकी गुणवत्ता को देखिए, पहले उसकी भावनाओं को समझिए कि वो क्या कर रहा है, किस कारण से कर रहा है। आज के डेट में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, विपक्षी पार्टी हो, जो भी हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ तो बेनिफिट होता है, बिना बेनिफिट के अब नौकरी कर रहे हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो नौकरी करने का क्या मतलब है। वही चीज है, जब नेता बने हैं तो हमको दो पैसा तो चाहिए ही हमारा मेंटेनेंस के लिए। अब उसमें अगर कोई गलत तरीके से कहे कि ये घुसखोर है, घोटालेबाज है, या वो करे जो भी है, तो वो हो गया। उनकी अच्छाई को भी देखिए कि वो कहाँ तक आपको सहयोग करते हैं, मीन्स पब्लिक को सहयोग करते हैं। बाढ़ का मामला हो, सुखाड़ का मामला हो, जो कि बिहार के लिए ये दोनों कोविड वगैरह भी आपदा काफी, कोविड-19 में देखिए कि कितना मैंने ओवर मैंने हो गया था कि आदमी एक दूसरे से, बाप बेटा से भी मिलना रोक दिया गया था। क्यों? लेकिन उस समय भी लोग सहयोग करते थे, खाना पीना सबको देना। ट्रक के ट्रक हमने देखा है, खुद हम लोगों ने गेट पर ले जा करके कम से कम 150 आदमी को खाना खिलाया है। 150 से 200 पर दिन खाना खिलाते थे हम लोग। तो ये सब देखना चाहिए कि नेता सभी खराब नहीं होते हैं, किसी में कुछ आ जाती है, खराबियां हो जाती हैं, तो मैंने सबको शान देते हैं लोग। और पप्पू जी जैसे नेता लोग काफी जमीन से जुड़े हुए हैं और अच्छे हैं। उनका मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, बहुत सारा उनका न्यूज भी सुना है, वो मेरे कॉलेज में आए भी थे। उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जेन्युइन जो है वो मैं देख रहा हूँ जी। चलिए फ्रेंड्स, तो यहीं पे अपना कार्यक्रम आज का खत्म करते हैं फ्रेंड्स। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि इससे हमें पता चले कि हम लोग किस किस टॉपिक पे आगे कवर कर सकते हैं और किस किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग इस पे भी बात करेंगे जो आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में चाहूंगा कि आप लोग सभी हमें बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोग बात कर सकते हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स हम लोगों को लेने चाहिए। अगर इसमें कोई आप लोगों को फॉल्ट लगा हो या कोई चीज गलत लगी हो तो वो भी आप पिन डाउन नीचे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, आप सभी को मेरा धन्यवाद।